नादरीन, आज फिर मंगल का दिन है और आज इमरान खान की मुलाकात ना करवाने का दिन है। इमरान खान की फैमिली, उनकी बहनें दोबारा पहुंचेंगे, वर्कर्स भी जाएंगे। बड़ी तादाद में तो नहीं जाते, यानी उनकी बहनें कहती हैं 10,000 लोग आने चाहिए कम से कम। 10,000 का फिगर कुछ है ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन 10,000 लोग ले जाने के लिए लीडरशिप को संजीदा होना पड़ेगा, वो नहीं लेकर आते और उनको मना भी किया जाता है और वो जोर भी नहीं लगाते। उनका मेरे ख्याल में जोर इस बात पे है कि किसी तरह इमरान खान की कोई डील हो जाए, कोई बात ऐसी बन जाए जिसमें इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएं या कोई मुलाकातें वगैरह खुल जाए। बजट के ऊपर भी उन्होंने कोशिश किया ब्लैकमेल करने का कि बजट के ज़रिए से दबाव डाल दें कुछ, वो भी बात नहीं बनी तो बजट भी पास हो गया। अब वो कटौती के मामले को लेकर बैठे कि अब मुलाकात करवाएंगे तो हम करेंगे। तो आज ये मुलाकात ना करवाने का दिन है। नॉर्मली तो यही होता है मंगल को। देखते हैं कि आज के दिन में डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, हम आपको रिपोर्ट करेंगे शाम के वीलॉग में। एक और इसके अंदर खबर है मेरे पास, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना बैकडोर चैनल कुछ राब्ते हुए हैं और इसको ना बहुत सारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के जरिए से बातचीत होती है, सुहेल अफरीदी के साथ बातचीत। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि सुहेल अफरीदी मोहसिन नकवी से मिले और इमरान खान की बात ना करे, मुमकिन ही नहीं है। या मोहसिन नकवी बात ना करे, ये हो ही नहीं सकता। पीटीआई के लोग जब भी हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से किसी से भी बात करेंगे या उनके नुमाइंदों से बात करेंगे तो वो इमरान खान की बात करेंगे ही करेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की बात ना हो, वो तो दिन रात होती है। पाकिस्तान का कोई टॉक शो भी मुकम्मल नहीं होता इमरान खान की बात के बगैर। तो अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक वादा किया गया था वो ये था कि जल्द इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। ख़ास तौर पे जो इसमें एक टाइम ड्यूरेशन था ना, वो था जून का, कि जून में सुहेल अफरीदी को मुलाकात मिल जाएगी या सुहेल अफरीदी के किसी नुमाइंदे को मुलाकात मिल जाएगी और इमरान खान की फैमिली को भी मुलाकात करवाई जाएगी और इलाज के हवाले से भी यकीन दहानी करवाई गई थी। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर धोखा मिलता है, जैसे कि हमेशा मिलता है, तो तहरीक इंसाफ ने इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि वो अब एक कॉल देने वाले हैं। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो तहरीक इंसाफ जुलाई में एक कॉल दे सकती है, जुलाई के शुरू में 8 अगस्त 2026 के हवाले से, कि इमरान खान साहब की कैद को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 8 अगस्त को करना क्या है इसके ऊपर मुशावरत हो रही है। अब जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सुहेल अफरीदी को एक बड़ा एहतजाज लीड करना पड़ेगा और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हो सकता है कि कोई लॉन्ग मार्च अनाउंस किया जाए कि पूरे मुल्क से लोग जो है वो अडियाला की तरफ आएंगे या इस्लामाबाद आएंगे, या हो सकता है पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन कॉल या कोई बहुत बड़ा एहतजाज अनाउंस किया जाए और वो लिंगर ऑन किया जाए, मुल्क भर में धरने दिए जाएँ या स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया जाए, कुछ भी किया जाए। पीटीआई को ये बात समझ आ रही है कि अगर जून में उनको दोबारा धोखा दिया जाता है तो फिर उनके पास ऑप्शन कोई नहीं। और ऐसे में देखें सुहेल अफरीदी की हुकूमत भी गिर सकती है। ये नहीं है कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत कायम रहेगी अगर वो एहतजाज की पॉलिसी में जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि इमरजेंसी लगा दी जाए, उनकी हुकूमत गिरा दी जाए, लेकिन उसका उनको अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा। तहरीक इंसाफ जो है वो उसको पॉलिटिकली इसका फ़ायदा होगा। ये हमेशा फस्तायत रहती नहीं है, ये डिक्टेटर्स हमेशा बैठे नहीं रहते, एक दिन चले जाते हैं। और जिन लोगों को ये ज़्यादा मारते हैं, जितना ज़्यादा मारते हैं उतना ज़्यादा वो लोग ताकत के साथ वापस आते हैं और आने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भुगतना पड़ता है। यानी आज जो अफसरान बेचारे मेजर जनरल या ब्रिगेडियर हैं वो कल भुगत रहे होंगे जो कुछ आज के सीनियर अफसरान कर रहे हैं, तो उन्हें कल भुगतना पड़ेगा, इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने की तैयारी कर रही है। आइंदा चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि वो अनाउंसमेंट किस नौयत की होगी। एजाज चौधरी साहब जिन्हें एक मरतबा फिर सज़ा सुनाई गई है, 250 साल से ऊपर सज़ा हो गई एजाज चौधरी साहब को, अंदाज़ा करें आप। एक सेनेटर के तौर पे उनको पकड़ा गया था, एक मरतबा भी प्रोटेक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद करके उनको सेनेट में नहीं लाया गया। बार बार उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए गए, फिर उनकी सीट के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब को बाद में सेनेटर बना दिया गया। ये हम सब ने होते हुए देखा। तो अब मामला ये है कि वो एक मरतबा फिर बीमार होकर अस्पताल चले गए। एजाज चौधरी बड़े लंबे अरसे से बीमार चल रहे हैं, लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एजाज चौधरी ना ही माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और ना ही वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। तो वो अब इस लड़ाई को जो है ना बड़े इत्मीनान के साथ लड़ रहे हैं बीमार होने के बावजूद। यास्मीन राशिद बीमार हैं, उमर चीमा फ्रोजन शोल्डर का उनका बड़ा सीरियस इशू है और इसमें बहुत तकलीफ होती है, इसके बावजूद वो मुकाबला कर रहे हैं। महमूद रशीद साहब को मैं जेल में मिला था, वो शदीद तकलीफ में थे लेकिन वो बड़े हौसले में थे, बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि इमरान साहब आपने घबराना नहीं है, मुझे पता है कि हमें यहाँ पे हो सकता है कई साल भी लग जाएं और ये निज़ाम हमें ना छोड़े। तो मैंने कहा जी आप ज़हनी तौर पर कहते हैं, मैं बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, मैं यहाँ लंबा टाइम गुजारने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, ये निज़ाम हमें नहीं छोड़ेगा। और वो काफ़ी बीमार थे, यानी उन्हें दिक्कत हो रही थी बातचीत करने में भी, उस वक्त वो काफ़ी बीमार थे मियाँ महमूद रशीद साहब। और मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ
लेकिन वो बड़े हौसले में थे, बड़े मजबूत थे मियाँ महमूद रशीद साहब। मेरी उनसे एक मुलाकात हुई और ज़रा थोड़ी सी हमें ज़बरदस्ती भी मुलाकात करनी पड़ी, क्योंकि जेल का अमला में रोक रहा था। वो इस तरफ से आए थे और मैं इस तरफ से गया था। तो हमने फिर कहा नहीं जी, हम बात करेंगे तो हम जाएंगे, अदरवाइज़ आप हमारे साथ ज़बरदस्ती आपको करनी पड़ेगी। तो वो फिर उन्होंने थोड़ा हमें टाइम दिया, हमने बातचीत की आपस में। 2 मरतबा मुझे महमूद रशीद साहब से बात करने का सामने आकर मौका मिला। वो भी बीमार थे। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर, बार बार बीमार हो जाती हैं, बार बार उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो एजाज चौधरी साहब की हालत काफ़ी ख़राब है, वो बीमार है। उनको एक मरतबा फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन सिस्टम को परवाह ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि अहमद फरहाद साहब को गिरफ्तार किया गया था। अहमद फरहाद साहब को 3 MPO के तहत जो पहली खबर आई थी कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, और 3 MPO के तहत जब आप किसी को हिरासत में लेते हैं तो फिर आप उसको जेल भिजवा देते हैं और नज़रबंद कर देते हैं। लेकिन अहमद फरहाद साहब का जेल में भी पता नहीं चला। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने इंक्वायरी की। मैं डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे हमारे राब्ते नहीं हो पा रहे आज़ाद कश्मीर में, तो जो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो ढूंढ रहे थे अहमद फरहाद को, उन्होंने काफ़ी इंक्वायरी की, कई थानों में पता किया, बहुत सारी जगहों पे बंदे भिजवाए, लेकिन उनका पता नहीं चला। जो पुलिस के अंदर सोर्सेज हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमने पकड़ा ज़रूर था पुलिस ने, लेकिन अब हमारे पास नहीं है। फिर जेलों से पता करवाया तो 3 डिफरेंट जेलों से जो इन्फॉर्मेशन आई है अभी तक वो ये है कि अहमद फरहाद साहब वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब उन्हें कहाँ छुपाया गया, कौन उन्हें लेकर चला गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने उनकी फैमिली के साथ भी रब्ता किया और उन्होंने जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा जी हमें कोई मालूमात मिलेंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमें भी सिर्फ यही पता चला था कि अहमद फरहाद को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद हमें कोई इतला नहीं मिली। उसके बाद जो हमें पहली इतला मिलती है वो आपके ट्वीट के जरिए मिलती है कि उनका पता नहीं चल रहा, और हमें अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलती है अहमद फरहाद के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आप आगाह कर दीजिएगा अपने प्लेटफॉर्म से, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने, क्योंकि कश्मीर की बात हो रही है तो उस पर आगे और बात कर लेते हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक ऑफ़र करवाई कि मैं मुज़ाकरात करवा देता हूँ और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मुज़ाकरात करवाने के लिए। फजलुर रहमान साहब ने एक दावा तो किया था कि मैं कश्मीरियों के साथ बातचीत करता हूँ। अचकज़ई साहब भी मैदान में आए हैं, वो भी बातचीत करना चाह रहे हैं। तो कश्मीर के मामले में अपोजिशन को अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। देखिए, हुकूमत रोज़ाना वहाँ पे बंदों को मार रही है, ज़ख्मी कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, एक नफ़रत फैला रही है। तो कश्मीर के अंदर ना लंबे अरसे तक आपकी ये पॉलिसी चल नहीं सकती। ओवरसीज़ कश्मीरियों के अंदर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल पैदा हो गया। ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो एहतजाज हमेशा किया करते थे इंडिया के खिलाफ कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी घटिया पॉलिसी है कि उनके नतीजे में वही शहरी जो बरतानिया में रहते हैं वो अब एहतजाज करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि जनाब आज़ाद कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है। पहले जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म की वजह से इंडिया के खिलाफ एहतजाज करते थे, अब वो आज़ाद कश्मीर में जुल्म की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी ने यहाँ पे लाकर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि धरने वर्ने मौखर करें और जो अगला प्लान है उसको मौखर करें और मुझे वक्त दें, मैं इस मामले का कोई हल निकालता हूँ। अब वो हुकूमत के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम जाएगा, मोहसिन नकवी के साथ बातचीत की जाएगी, शहबाज शरीफ से की जाएगी, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि आज़ाद कश्मीर के मामलात नॉर्मलाइज हो सकें। लेकिन लोग अपना हक मांग रहे हैं, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और कोई रास्ता निकाल कर लोगों को देना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि लोग वोट के जरिए से अपना हक दें, तो फिर जिस पार्टी ने ये मुतालबात किए हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका दें। आपने उनको कलअदम करार दे दिया है, उनके बंदे उठा के सारे 4th शेड्यूल के अंदर डाल दिए। हम सारे जानते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं है। कश्मीरी बार बार कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द नहीं है। कश्मीरी बार बार कह रहे हैं कि हम किसी रियासत के, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ जालिम हुक्मरानों से अपने हकूक मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, और पाकिस्तानियों का भी हक है कि वो इन जालिम हुक्मरानों से अपने हकूक मांगें। तो फजलुर रहमान साहब और अचकज़ई साहब का बीच में आना ये एक पॉजिटिव चीज़ है।